अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करते हैं। ठीक 5 साल बाद यानी कि 2017 से लेकर अब तक कोई ऑपरेशन बाकायदा तौर पर लॉन्च नहीं किया गया था टेररिज्म के अगेंस्ट। ठीक 5 साल बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो कि 2017 को लॉन्च किया गया था, उसके बाद ये पहला ऑपरेशन है जो लॉन्च किया जा रहा है। अब ये ऑपरेशन जो है एक कमेटी जो एपेक्स कमेटी है उसका जब इजलास होता है, उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसके अलावा चारों सूबों के वज़राए आला जो होते हैं वो तशरीफ फरमाते हैं और इसी ऑपरेशन को अप्रूव किया गया। उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए और इससे ये ज़ाहिर होता है कि मतलब ये जो चारों सूबों के लोग हैं वो इसके अंदर ये वज़राए आला है वो कम्प्लीटली एग्रीड है इस ऑपरेशन को कैरी करने के लिए। अब इस ऑपरेशन का टाइमिंग ज़रा देखिए कि ये ऑपरेशन जो है किस वक्त जो है वो मतलब लॉन्च किया जा रहा है। पिछले चंद सालों में मुसलसल जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें मतलब मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और वो इजाफा जो है वो खातिर खा इजाफा है। मतलब कभी सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, कभी टारगेट किलिंग हो रही है, तो मतलब कई एक जगह पे मतलब कुछ सिविलियंस को मारा जाता है, कहीं पे सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनके मेंबरान को मारा जाता है, कहीं पे सोल्जर्स को मारा जाता है, कभी मतलब मुख्तलिफ वाक़यात जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कभी चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो बैरूनी जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। ये जो लोग हैं ये भी मतलब कंप्लीटली इसी बिटवीन एंड बिटवेस्ट में है कि मतलब क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इदारे किधर है, पाकिस्तान का अमन क्यों तबाह हो रहा है। तो क्या हम ये इस सवाल को, इस गुत्थी को सुलझाएंगे आज कि क्या ये ऑपरेशन जो है ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा, क्या इसकी वजह से टेररिज्म खत्म हो जाएगी, या पिछले जो ऑपरेशन हो चुके हैं, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन ज़रबे अज़्म और ऑपरेशन रद्दुल फसाद, क्या उनसे दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। तो दूसरा रास्ता क्या है, क्या अमन डील करना चाहिए, क्या अमन का मुआहिदा करना चाहिए। तो पिछले हमने देखा जो अमन के मुआहिदे किए गए तो उनका क्या तारीख रहा, उनकी क्या मतलब प्रोडक्टिविटी रही, क्या उन मुआहिदों की वजह से, उन मुआहिदों के जरिए से अमन आ गया। तो लिहाजा आज हम थोड़े सी तारीख में जाएंगे और ऑपरेशन राह रास्त से इस तारीख का आगाज करते हैं। आपको पता है कि स्वात के अंदर एक मुल्ला जो था वो अपने रेडियो पे, एफएम रेडियो पे जो था वो मशहूर हो गया और उस मुल्ला को नाम दिया गया रेडियो मुल्ला। अब आपको बता दें कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के उस वक्त के सेंट्रल कमांडर बैतुल्ला महसूद हुआ करते थे जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान में मुकीम थे। यहाँ पे ये मुल्ला जो था ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया और मतलब निज़ाम इंसाफ और शरई निज़ाम के हवाले से ये रोज़ बरोज़ उनके बयानात मशहूर होते चले गए। आखिरकार ये हो गया कि इस मुल्ला ने जिसका नाम था मुल्ला फजलुल्लाह, इसने इल्हाक किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ और वो इल्हाक जो था वो उसी के ज़रिए से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने स्वात के अंदर एक टर्मोइल क्रिएट किया और स्वात के अंदर उन्होंने एक निज़ाम को नाफिज किया जिसको उन्होंने शरई निज़ाम का, अपनी अदालतें कायम की। वो अदालतें किस तरह कायम की, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की। स्वात के ऊपर एक किस्म का कब्जा किया गया मुल्ला फजलुल्लाह की वसातत से और तहरीक तालिबान की सपोर्ट के ज़रिए से स्वात के ऊपर एक कब्जा सा किया गया और वहीं से मुल्ला फजलुल्लाह जो था वो मशहूर हो गया और स्वात के अंदर मुख्तलिफ KPK के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अटैक किए गए। उस वक्त आपको बताते चले कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सूबे के अंदर KPK के अंदर जो थी वो ANP की हुकूमत थी। अब मुख्तलिफ जगहों पे हर जगह पे अटैक हो रहे थे और ख़ास तौर पर ANP के लोगों के ऊपर भी अटैक किए गए, बहुत सारे सिविलियन उसके अंदर मारे गए और इसी तरह सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी उसके अंदर मारे गए। तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अटैक किए गए तो हुकूमत ने डील की कोशिश की कि एक अमन डील किया जाए। जब ये अमन डील के ज़रिए से अगर मतलब ये धमाके ख़त्म हो जाए, अगर ये टारगेट किलिंग ख़त्म हो जाए तो ये बेहतर होगा हमारे लिए। बहरहाल इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अमीर हैदर खान होती जो कि उस वक्त के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे, उन्होंने मरकज़ से एक रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट ये थी कि मतलब हमें एक मकामी सतह पर एक कदम पीछे जाना चाहिए और उनको मतलब अगर इस इलाके में हम उसके साथ एक अमन डील करेंगे तो ये हमारे लिए एक प्रोडक्टिव चीज़ होगी। बहरहाल मुल्ला फजलुल्लाह ने जो थी वो डील की अमीर हैदर खान होती यानी कि उस वक्त के ANP की पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी इस डील को, अमन डील को सपोर्ट कर रही थी और निज़ाम अदल के नाम से एक डील की गई। ये डील किस तरह की गई, ये डील इस बुनियाद पे की गई कि पहले तो पीपल्स पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातें जो थी, मिसाल के तौर पर नून लीग हो गया और इसी तरह पीपल्स पार्टी हो गई और MQM हो गया, ये इस डील की काफ़ी ज़्यादा मुखालफत कर रही थी और इसी साथ साथ अमेरिका भी और बैरूनी प्रेशर भी इनके ऊपर पड़ रहा था कि मतलब डील ना करे। अब यहाँ पे अमेरिका इस सीन के अंदर क्यों दाखिल हो रहा है, आपको पता है कि वो उस वक्त अफगानिस्तान में लड़ रही थी अमेरिका और उस वक्त वो एक्टिविटीज़ बिल्कुल एक जोर शोर पे चल रही थी, एक जंग जारी था।
बहरहाल तो अमेरिका ने भी अपोज किया, एक्सटर्नल भी प्रेशर पड़ा और अंदरूनी तौर पर भी उन जमातों ने मुखालफत की कि मतलब इसके साथ डील नहीं करना चाहिए। अगर हमने स्वात इनके हाथ में दे दिया तो फिर ये सिर्फ स्वात तक महदूद नहीं रह जाएंगे, बल्कि पूरे मुल्क में ये डिमांड करेंगे और पूरे मुल्क में इसी तरह का निज़ाम जो है वो नाफिज करना चाहेंगे। और उनके एक स्पोक्स पर्सन की एक इंटरव्यू भी मशहूर हो गई जब उनसे पूछा गया कि मतलब आपका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा मतलब ये कि हम शरई निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं और मतलब इसके लिए जो भी करना पड़े वी आर रेडी टू डू, मतलब हम उसके लिए तैयार हैं। बहरहाल अमीर हैदर खान हूथी ने एक धमकी लगाई मरकजी हुकूमत को कि अगर आप ये डील नहीं करेंगे तो फिर हम हुकूमत से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हुकूमत की मजबूरी ये थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्योंकि वो इत्तेहादी हुकूमत थी। एक भी इत्तेहादी अगर उस हुकूमत से निकल जाता तो जाहिर सी बात थी कि उनका हुकूमत गिर जाता। बहरहाल ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया और 13 अप्रैल 2009 को पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया और उसके ऊपर एक मंजूर किया गया इस डील को, निज़ाम अदल के डील को मंजूर किया गया। और इसी तरीके से KPK के अंदर स्पेशली स्वात के अंदर जो थे वो कुछ शरई कोर्ट्स जो थे वो उनका निफाज हो गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। और खसूसी तौर पर उसका जो था कमांडर जो था वो मुल्ला फजलुल्लाह था। सेंट्रल कमांडर जो TTP का था वो बैतुल्लाह महसूद था, लेकिन वहाँ पर मुल्ला फजलुल्लाह के नाम से जो मशहूर था वो था। बहरहाल ये तो फीस डील थी, अमन की डील थी। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि इस पीस डील के बाद ठीक ये शाम भी नहीं होती, 13 अप्रैल की शाम तक तालिबान के जंगजू जो थे वो बुनेर तक चले गए और बुनेर के ऊपर उन्होंने अटैक किया और बुनेर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। बहरहाल वो वहाँ भी नहीं रुके और ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को चारसद्दा के एक चेक पोस्ट पे अटैक किया और 18 जवानों को शहीद किया गया, 18 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया। जब ये वाकयात हुए तो यहाँ पे भी बात नहीं रुकी और 3 मई को स्वात के अंदर तालिबान ने एक कर्फ्यू नाफिज की और उस कर्फ्यू के निपास के बाद उन्होंने कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को पकड़ा और 2 जवान तो ऐसे थे उनको बहुत ज़्यादा बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। जब ये वाकयात हो गए तो अब ये हो गया था कि निज़ाम अदल का डील जो था वो ख़त्म हो गया था और ऑपरेशन जो था वो बावजूद इसके कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसके मुखालफत कर रहे थे, राइट विंग स्पेशली तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI, FJUI, P वगैरह वगैरह, ये जमातें जो थी ये इस ऑपरेशन की शदीद खिलाफ थे। बहरहाल इस ऑपरेशन को तो कैरी होना था कि मतलब तालिबान उस डील के ऊपर कायम नहीं रहे, क्योंकि जब ये डील साइन किया गया तो स्टेट जो था वो एक कदम पीछे चला गया। मतलब ये इलाके उनको छोड़ दिया कि चले ठीक है आप अपना निज़ाम नाफिज करना चाहते तो नाफिज कर ले, बस ठीक है अगर इससे आप अमन आ सकता है। लेकिन तालिबान वहाँ पर रुके नहीं और ये सारी कार्रवाइयाँ जो थी वो जारी रही। बहरहाल ये तो ऑपरेशन राह रास्त जो था उसका आगाज था कि किसी भी हाल में अब होना ही था और इसी तरह ये एग्जैक्टली 4 मई के शाम को इस ऑपरेशन का आगाज होता है और ये ऑपरेशन मुसलसल 2 महीने तक जारी रहता है और इस स्वात का कंट्रोल जो है वो वापस लिया जाता है इन 2 महीनों के अंदर। और मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो चूंकि पकड़ा नहीं जाता और वो कुनड़ जो है कुनड़ फरार हो जाता है। वहाँ से फिर ये अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो बरकरार रखता है और इसी तरीके से स्वात के अंदर जो है वापस सिक्योरिटी फोर्सेस जो थे उन्होंने मतलब वो अमन की बहाली के लिए मुमकिन कोशिशें शुरू की। ये जो है ये तो वो कहानी है जो ऑपरेशन राह रास्त की है और खसूसी तौर पर स्वात की है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों में मतलब ये ऑपरेशन कैरी किया गया क्योंकि मुख्तलिफ जगहों में ये कोर्स कायम किए गए थे, जैसा कि दिल्लूर का के इलाका मैदान के अंदर भी इसी तरह हो गया था और यहाँ पे भी ऑपरेशन कैरी किया गया। बहरहाल बहुत सारी मुखालफतों के बावजूद भी मतलब ये ऑपरेशन कैरी किया गया और अब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये लगने लगा था कि मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है कि जो जनूबी वजीरिस्तान है और शुमाली वजीरिस्तान है ये जो कि बैरूनी जो लोग हैं उनका भी एक हब बन चुका है और यहाँ पे जो है खसूसी तौर पर कार्रवाइयाँ प्लान्ड होती है और इसके अंदर जो है बहुत अगर इसको हम मतलब क्लियर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए मज़ीद खतरात का बाइस बनेगा और इसी तरह चंद लम्हों के लिए तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन दोबारा फिर इन सारी चीज़ों का आगाज़ होगा। तो ठीक जून 2009 से लेकर दिसंबर 2009 तक यानी कि 6 महीने तक एक दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राह निजात। और इस ऑपरेशन राह निजात के अंदर जो है इसको वजीरिस्तान खसूसी तौर पर जनूबी वजीरिस्तान, आपको मैंने बताया कि मतलब उस वक्त सेंट्रल कमांडर जो थे तालिबान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो बैतुल्लाह महसूद थे। बैतुल्लाह महसूद को जो है उनको अगस्त 2009 के अंदर जो है एक ड्रोन अटैक में मारा गया और जब उसको ड्रोन अटैक में मारा गया तो उसके बाद तालिबान के कमांडर सेंट्रल कमांडर जो थे वो हकीमुल्लाह महसूद बने और हकीमुल्लाह महसूद जो थे वो भी शुमाली वजीरिस्तान के अंदर मुकीम थे। इसके बाद मतलब जब दिसंबर 2009 तक स्वात और जनूबी वजीरिस्तान के अंदर दोबारा से पाकिस्तान के
फ्लैग को हॉइस्ट किया गया और मतलब दोबारा से इन दोनों जगहों के ऊपर कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस ने लिया और मतलब दोबारा से अमन को बहाल किया। अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो एरिया था वो शुमाली वज़ीरिस्तान था। शुमाली वज़ीरिस्तान के बारे में अगर आप नहीं जानते तो शुमाली वज़ीरिस्तान एक सख्त तरीन टीरेन है, मतलब ऊंचे नीचे पहाड़ और जंगलात, इसके साथ नदी नाले, मतलब यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जो है मतलब तारीख में कामयाब नहीं हुआ है। और हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इस ऑपरेशन की ऊपर जब बात करेंगे तो उसके बाद हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि मतलब ये हॉट लाइन या फॉल्ट लाइन जो है, जो जिसको हम डिवरन लाइन कहते हैं, ये एक तारीखी तौर पर हॉट लाइन क्यों रहा है। मतलब इन्फिल्ट्रेशन के, दहशतगर्दों के इन्फिल्ट्रेशन के और इसी तरह मुख्तलिफ जंगें जो हुई, ये अब तक नहीं, पिछले हज़ारों सालों से एक हॉट लाइन रहा हुआ है। और जो अफगानिस्तान की हुकूमत है ना, अफगानिस्तान की हुकूमत थी जो पिछले गनी और अमेरिका और इन लोगों की जब हुकूमत थी, तो नेटो और इन तीन फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर कोशिश की कि इस बॉर्डर को महफूज बनाया जा सके, लेकिन इन तीनों की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद इस बॉर्डर को महफूज नहीं बनाया जा सका। तो अब चूंकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 में, बहरहाल नवाज शरीफ ये नहीं चाह रहा था कि मतलब इसके मज़ीद कुछ ऑपरेशंस किए जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल पाया जा रहा था। बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसकी मुखालफत कर रहे थे। और अमेरिका के प्रेशर के बावजूद, अमेरिका के बेशबहा प्रेशर के बावजूद और एक्सटर्नल प्रेशर के बावजूद नवाज शरीफ ने ये सोच लिया कि नहीं, हमें पीस डील की तरफ जाना चाहिए। और इसी तरह नवाज शरीफ जो था वो उन्होंने कोशिश की कि मतलब पीस डील की तरफ जाया जा सके। तो हकीमुल्लाह महसूद के साथ उन्होंने अपने कुछ मरासिम कायम किए और जब अपने मरासिम कायम किए तो पीस डायलॉग शुरू हो गया। जब पीस डायलॉग शुरू हो गया तो यहाँ पे आपको ये भी समझाता रहा कि इस दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी शामिल रहा। और बहरहाल पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत भी पड़ी, मतलब जिस तरह हम पढ़ रहे हैं और जिस तरह हम जान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे कार्रवाइयाँ तो अमेरिकन ड्रोन्स ने की है ना। तो अमेरिका की ज़रूरत बहरहाल पाकिस्तान को थी और पाकिस्तान ने उनकी इन सारी चीज़ों को के बावजूद उनकी मुखालफत की और पीस डायलॉग की तरफ पाकिस्तान गया। लेकिन इन सारे पीस डायलॉग के बावजूद, उनके बावजूद ही पीस डायलॉग नाकाम हो सके, क्योंकि 1 नवंबर 2013 को एक ड्रोन अटैक होता है और वो ड्रोन अटैक शुमाली वज़ीरिस्तान के एक इलाके में होता है और बैतुल्लाह महसूद जो है उसके अंदर मारा जाता है। ये बैतुल्लाह महसूद एक ऐसे वक्त में मारा जाता है कि वो एक इलाका है, इलाके में मीटिंग के लिए गया था और उससे जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उनके ऊपर अटैक किया गया और वो ड्रोन अटैक में मारा गया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो कमांडिंग है वो मुल्ला फजलुल्लाह के पास चली गई और उसने इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिया। लेकिन इससे पहले हम ये कहानी ज़रा जान लेते कि अमेरिका हकीमुल्लाह महसूद को क्यों मारना चाहता था। यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि अफगानिस्तान के अंदर एक कार्रवाई हुई थी और वो सुसाइडल अटैक थी। वो सुसाइडल अटैक जो किया था वो एक डबल एजेंट ने किया था, CIA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक डबल एजेंट ने किया था। और हरामुल बलावी जो था वो सूडान का एक बंदा था और इसका क्रेडिट जो ले रहा था इसके अंदर, इस अटैक, सुसाइड अटैक के अंदर जो कि अफगानिस्तान के अंदर हुआ था, वो अटैक एक अरबी ने किया था और वो सूडान के साथ उनका ताल्लुक था। और ये जो अटैक था इसका क्रेडिट हकीमुल्लाह महसूद लेता था। और ये इस अटैक के बाद हकीमुल्लाह महसूद ने हरामुल बलावी के साथ एक बनाई गई एक वीडियो भी शेयर की, मतलब कि ये हमारा कारनामा है एक किस्म का, वो यही कह रहा था, उनका मैसेज एक किस्म का यही था। और इसके अंदर CIA के तकरीबन 7 से लेकर 10 तक कुछ अहम एजेंट्स जो थे इस अटैक के अंदर मारे जा चुके थे। बहरहाल इसी बुनियाद पर उन्होंने हकीमुल्लाह महसूद को मारा और जब हकीमुल्लाह महसूद को मारा तो उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर बन गया मुल्ला फजलुल्लाह। तो मुल्ला फजलुल्लाह ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि मतलब हम किसी भी तरह का डील जो है वो नहीं चाहते, वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ डील विद द गवर्नमेंट, मतलब कि हुकूमत के साथ कोई भी डील अब नहीं होगी, कोई अमन डील नहीं होगी, बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। और इस ऐलान के बावजूद नवाज शरीफ हुकूमत ने फिर एक मरतबा पीस डायलॉग की कोशिशें शुरू की और मतलब ये चाह रहे थे कि मतलब एक पीस डील हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पीस डील नहीं करेंगे और हम हकीमुल्लाह महसूद का जो है वो बदला लेंगे। बहरहाल आपको यहाँ पे ये समझाते हुए मतलब 8 जून 2014 को कराची के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है। 10 जो TTP के फाइटर्स है वो ASF के वर्दियों में एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। 29 लोगों को ये जो है मारते हैं और इनके साथ साथ 2 तैयारों को, मतलब 2 मुसाफिर तैयारों को ये बिल्कुल जला कर राख कर देते हैं और एक तैयारा जो है उसको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचता है और बाद में उन्हीं 10 फाइटर्स को जो है वो मारा जाता है।
اب اسی وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ جنرل راحیل شریف تھے. جنرل راحیل شریف کو جب مطلب وہ فوری طور پر ایک اسی وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور اسی میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مطلب اب یہ جو آپریشن ہے اس کا آغاز جو ہے ہونا چاہیے, اور یہاں سے 14 سے 15 کے دوران ایک دوسرے آپریشن کا آغاز ہوتا ہے, آپریشن ضرب غضب کے نام سے. اور یہ اتنا سویفٹ اور اتنا ایک تیز آپریشن ہو جاتا ہے کہ نارتھ وزیرستان کے اندر جیٹ طیاروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ بمباری کرتے ہیں. مختلف جنگ, زمینی جنگ بھی لڑی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیٹ طیاروں کے ذریعے سے بھی بمباری کی جاتی ہے. اور یہ کلیم کرتے ہیں, پاکستان آرمی یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے 150 دہشت گردوں کو مارا, یعنی کہ 150 طالبان کو ہم نے ہلاک کر دیا. بہرحال یہ حملے جب جاری رہے تو اسی وقت تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر جو تھے ملا فضل اللہ نے ایک بیان جاری کیا اور اس نے کہا کہ یہ حملے جو ہے یہ بند کریں, حملے بند ہونے چاہیے ورنہ ہم ایسے اٹیک کریں گے کہ پھر آپ سنبھال نہیں پائیں گے. بہرحال یہ آپریشن جو ہے کچھ وقت تک تو مضبوط رہا اور کچھ علاقوں کو کنٹرول بھی کیا گیا بہت اچھی طریقے سے, اور 2017 تک مطلب یہ آپریشن جاری رہا. بہرحال اسی دوران جب یہ آپریشن تھوڑا سستروی کا شکار اس لیے ہو گیا کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرمائل شروع ہو گیا. پولیٹیکل ٹرمائل یہ تھا کہ مطلب طاہر القادری اور عمران خان انہوں نے کچھ دھرنے وغیرہ شروع کیے, پورے ملک جیم کرنے کی اعلانات کیے گئے. 125 دن دھرنا دیا. 125 دن دھرنے کے اندر انہوں نے حکومت کے خلاف اور مطلب پول ریگنگ. اسی دوران جو تھا یہ ملک سیاسی طور پر ایک گہما گہمی کا شکار رہا اور اسی کا فائدہ اٹھایا انہی تنظیموں نے کہ 125 دن جب انہوں نے دھرنا دیا تو ٹھیک ایک دن بعد 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اور جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے اندر 132 بچوں کو شہید کیا جاتا ہے. 132 بچوں کے ساتھ ساتھ کل ملا کے جو تعداد ہوتی ہے وہ 150 لوگوں کو مارا جاتا ہے. اور انہی 150 لوگوں کو مارنے کے بعد تحریک طالبان کے اسپوکس پرسن محمد خراسانی جو ہے وہ اس اٹیک کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, اور اس اٹیک کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہم نے جس طرح آپ ہمارے بچوں کو, ہمارے خاندان کو بلا تفریق ماریں گے تو ہم بھی آپ کو بلا تفریق ماریں گے. اور اسی دوران یہ آپریشن ضرب غضب جو کہ تقریباً بہت لوز ہو چکا تھا, تو اب یہ آپریشن ضرب غضب جو تھا یہ دوبارہ سے اس میں تیزی آ گئی اور بہت شدید کارروائیاں جو ہے وہ شروع کی. تو طالبان کے کمانڈر نے ایک مرتبہ پھر بیان دے دیا, ملا فضل اللہ نے ایک مرتبہ پھر یہ بیان جاری کیا کہ اگر آپ حملے بند نہیں کریں گے تو ہم ایک ایسے اٹیک کریں گے آپ کے اوپر کہ پھر آپ اے پی ایس کو بھول جائیں گے. بہرحال یہ اٹیکس جو تھے وہ جاری رہے, اور اسی طریقے سے 2017 میں ایک اور آپریشن کو بھی لانچ کیا جاتا ہے جو کہ رد الفساد کے آپریشن کو لانچ کیا جاتا ہے. اور اسی اسنا میں 2018 کو طالبان کے کمانڈر جو تھے وہ مارے جاتے ہیں ڈرون حملے میں کنڑ کے اندر. ملا فضل اللہ کا جو ہے وہ خاتمہ ادھر ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے مختلف کمانڈرز جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلا کمانڈر جو تھا یہ مارا گیا, بلا بندہ مارا گیا. بہرحال پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس کے بعد کوئی آپریشن لانچ نہیں کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شمالی وزیرستان میں کچھ امن کے وہ کافی مطلب امیدیں اور کافی وہ جاگ چکی تھی. اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مخالفت بھی کی کہ مطلب مزید آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اور جو گرم مسمار ہو چکے, جو علاقے تباہ ہو چکے, اس کو ری بلڈنگ کا کام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے فوج نے بھی کافی کوشش کی کہ مطلب پاکستان آرمی نے کافی کوشش کی کہ مطلب یہاں پہ انویسٹ کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کے لیے جو نقصانات ان کے ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ اور ری بلڈ کیا جا سکے. بہرحال اسی دوران اور بھی تنظیمیں جو ہے اس فوج کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے, جیسے کہ اور یہ کہا کہ مطلب یہ سارا جو ہے کرتا دھرتا جو ہے یہ فوج ہی کا ہے, اپنا ہے. بہرحال اسی دوران چیدہ واقعات ہوتے رہے اور کافی خیبر پختونخوا میں تقریباً اگر پورے اس دہشت گردی کی جنگ کو اگر آپ لے لینا تو یہ پورا بیلٹ جو میں آپ کو نقشے میں دکھاؤں گا کہ یہ واقعات کی اگر آپ انٹینسٹی دیکھیں اور آپ اس کی فریکوینسی دیکھیں تو یہ پورا خطہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا کو ہیڈ کر رہا ہے کمپلیٹلی. جو یہ لائن ہے, یہ جتنے بھی واقعات ہیں اگر آپ ان کی میجورٹی اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو یہ میجورٹی جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے اسی پورٹ لائن کے اوپر ہی ہو رہے ہیں. مختلف جگہوں کے اوپر اسی جنگ کے دوران اٹیک کیے گئے, بہت سارے سویلینز کو مارا گیا, تقریباً 80,000 سے اوپر لوگوں کو مطلب شہید کیا گیا اسی جنگ کے دوران. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ بے گھر بھی ہو گئے, اور جن کے بعض لوگوں کے تو خاندان تباہ ہو گئے, بعض لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی. یہ ایک بہت خطرناک جنگ ہے جو ابھی بھی جاری ہے, اور یہ آپریشن جو ہے یہ انہی آپریشنز کا تسلسل ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس آپریشن کے حوالے سے؟ یہ جو آپریشن لانچ کیا گیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ
22 जून को एग्जैक्टली 22 जून को मैदान के इलाके में, जो कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब इलाका है, उसके ऊपर तालिबान ने उसको क्रॉस करके एक अटैक किया और 2 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया और उसकी वीडियो भी बनाई और वो वीडियो भी जारी कर दी। इसी तरह तालिबान मुख्तलिफ जगहों पे जो कार्रवाइयाँ करते हैं उनकी वीडियो भी जारी करते हैं और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मतलब लोगों के ऊपर एक जहनी एक दबाव रहे कि मतलब हम तो मतलब एक पावरफुल एक एंटिटी है और ये वो वगैरह वगैरह। तो इस ऑपरेशन के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने जिन पीस डील्स के बारे में बात की, तो ये पीस डील्स अगर पाकिस्तान ने तोड़े हैं तो इसके साथ साथ ये पीस डील सिमिलरली तालिबान ने जो है उसकी भी रखवाली नहीं किया। हालांकि कुरान में यही है कि मतलब आप जो वादा करते हो, अल्लाह की नबी की सीरत से भी हमें ये मिलता है कि मुसलमान जो भी वादा करता है, अगर वो चाहे वो काफिर हो, मुनाफिक हो, जिसके साथ भी वादा करता है तो वो खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, अपने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। और ये जो तारीख मैंने आपके सामने रखी, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये वही तारीख है जो हमारे सामने मौजूद है और ये पिछले चंद सालों की कहानी है। अगर आप देखें तो ये कहानी शुरू होती है तालिबान की खिलाफ वर्जियों से, कि जब उनके साथ पीस डील्स किए गए और रियासत ने एक स्टेप बैक लिया और उनको कुछ इलाके हवाले किए, लेकिन उसके बावजूद एक दिन भी नहीं गुजरा था कि मतलब उन्होंने दोबारा अटैक शुरू किए। बहरहाल ये सब कुछ जो है ये इससे आप क्या नतीजा खस करते हैं? क्या ये ऑपरेशन कामयाब रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा? क्या इसकी मतलब ज़रूरत है इस मुल्क को? अगर ये नहीं है तो इसके मुतबादिल क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फॉल्ट लाइन है तकरीबन 2600 किलोमीटर, ये फॉल्ट लाइन ये सिर्फ अभी हॉटलाइन नहीं है, बल्कि ये पिछले हज़ारों सालों से एक फॉल्ट लाइन रहा हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर रंजीत सिंह, अलेक्जेंडर द ग्रेट और इसका शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद गजनवी, ये जो सारे लोग थे, शाह अब्दाली, ये जो सारे लोग थे, इन सारों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है अटैक्स के लिए। और यही एक सेफ हाइड आउट प्रोवाइड करता है अटैकर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत सख्त टीरेन है, ऊंचे नीचे पहाड़ है इसके अंदर, मतलब एक दुश्वार गुजार एक टीरेन है और बहुत लंबा टीरेन है और ना उसी साइड पे कोई इसकी सर्वेलेंस सक्सेसफुली कर सकता है, ना इसी साइड के लोग उसकी सर्वेलेंस सक्सेसफुली कर सकता है। बहरहाल ये एक हॉटलाइन है, जब तक ये महफूज नहीं बनाया जाएगा, जब तक इसको सिक्योर नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये सब कुछ जो है, ये अटैक्स, ये सब कुछ जारी रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।